नमस्कार साथियों, द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी में मैं पीयूष चौबल आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मौसम बहुत ही सुहाना है, बारिश हो रही है और सभी लोग के जो मन है वो आज प्रफुल्लित है, खुश है, क्योंकि बारिश का मौसम रहता है तो सब लोगों को थोड़ा सा खुशी का माहौल रहता है। और इसी खुशी के माहौल में द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी की ओर से एक सकारात्मक पहल आज मैं बाल मंदिर में कर रहा हूँ। मैं अपने स्कूल बाल मंदिर में बैठा हुआ हूँ, जो शिक्षा का एक बहुत ही श्रेष्ठ संस्थान है, जहाँ पास शिक्षा का गढ़ जिसे हमारे रायगढ़ जिले में कहा जाता है, जहाँ से शिक्षा की कई तरीके की तैयारियाँ होते रहती हैं और पिछले कई वर्षों से हो रही हैं। तो आज हम शिक्षा के कुछ महारथियों से बात करेंगे, जो कि हमें बताएंगे कि अच्छी शिक्षा होती क्या है, उसको किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो मेरे साथ अभी उपस्थित हैं हमारे विद्यालय के बाल मंदिर के प्राचार्य श्री SR कातोरे सर। उनसे हम जानेंगे कि अच्छी शिक्षा को परिभाषित कैसे किया जा सकता है या अच्छी शिक्षा को किस तरीके से बोला जा सकता है। तो आइए हम सभी बात करते हैं आदरणीय श्री कातोरे सर से। आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं, शिक्षा तो सभी अच्छी होती है, लेकिन प्रश्न जब अच्छी शिक्षा का आता है तो बड़े ही संक्षिप्त में ये कहा जा सकता है कि ऐसी शिक्षा जो बच्चों को सुगम लगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ऐसी शिक्षा को हम अच्छी शिक्षा कह सकते हैं। और इसके लिए अपनी बातों को समझाने के लिए, रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वो अपने आसपास के दृष्टांत ही बच्चों के साथ शेयर करें, जिससे बच्चे उसे बड़े आसानी से समझ सकें। अच्छी शिक्षा का कोई मापदंड नहीं है। अच्छी शिक्षा केवल वह है, आप जिस व्यक्ति को अपनी बातें समझा रहे हो, उसने उस बात को समझ लिया और उसको अपने आप में आत्मसात कर लिया, यही एक अच्छी शिक्षा है। और इससे और ज़्यादा संक्षिप्त में इसे और नहीं कहा जा सकता। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपने अच्छी शिक्षा की एक बहुत अच्छी बात कही कि अच्छी शिक्षा को किसी मापदंड के द्वारा नापा नहीं जा सकता। अच्छी शिक्षा तो हर किसी के लिए अपने अनुसार से होती है और अगर हमारे आसपास के दृष्टांत से अगर हम उसे सीखें तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव बच्चे पर और सभी लोगों पर पड़ता है। धन्यवाद सर। शिक्षा हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इस क्रम में जब हमने प्राचार्य श्री कातोरे सर से जो बात की, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और शिक्षा की दूसरी महारथी बाल मंदिर की उप प्राचार्य श्रीमती चित्रलेखा जी से बात करते हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में अच्छी शिक्षा को बच्चों तक किस तरीके से लाया जाए और बच्चों को किस तरीके से बताया जाए और उनके लक्ष्य तक या उनकी जो भी जानकारी है या उनको रुचिकर किस तरीके से बनाया जाए, इस बारे में हम बात करेंगे आज बाल मंदिर की उप प्राचार्य श्रीमती चित्रलेखा जी से। चित्रलेखा दीदी। हेलो बच्चों, अच्छी शिक्षा के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी शिक्षा का मूल उद्देश्य नैतिक परख होने के साथ साथ मूल्य परख होनी चाहिए, क्योंकि बचपन से ही इसके लिए हमको बीजारोपण उसमें करना चाहिए उनके लक्ष्य के प्रति। और चूँकि पहले क्या था कि एक पुस्तकी दौर था जिसमें हमें ढूंढना पड़ता था और बहुत ज़्यादा उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते थे, किंतु आज का समय टेक्नोलॉजी का युग है। बच्चे स्मार्टली पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं और हर तरह का कंटेंट उसमें उपलब्ध रहता है। तो इसलिए अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करने के लिए उन्हें टीचर मार्गदर्शन प्रदान करते रहें, उनके लक्ष्य प्राप्ति तक उनकी सहायता करें और अच्छी से अच्छी जो है एक जो कमज़ोर बच्चे से लेकर के जो होशियार बच्चे हैं वहाँ तक अपनी बातों को ऐसा पहुँचाएं ताकि ये उनके जहन में जीवन पर्यंत रहे। और उस शिक्षा का वो उपयोग, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि सभी अपने व्यवसाय में पारंगत हो जाएंगे, सभी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या अन्य दूसरे पेशे से जुड़े रहेंगे, किंतु एक नैतिक परक मूल्य यदि उनको दिया जाए तो वो एक अच्छे नागरिक की तरह एक अपने जीवन यापन का सुव्यवस्थित एक अपना उपाय कर सकते हैं, जिससे वो आगे एक अच्छे नागरिक बनने में देश में अपनी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अच्छी शिक्षा मूल्य परक होने के साथ साथ नैतिक परक भी होना चाहिए और स्मार्टली स्टडी की ओर हम सभी को समय की मांग के अनुसार अग्रसर होते रहना चाहिए।
धन्यवाद दीदी, आपने बहुत सही और अच्छी बात कही कि मूल्य परक होने के साथ अगर वो नैतिक परक भी है तो वो शिक्षा बच्चों को बहुत ही अधिक सार्थक होगी या उनका भविष्य अधिक बनाएगी। तो आइए अब हम बात करेंगे हमारे शाला की प्रधान पाठिका, वे भी छोटे बच्चों के साथ लगे रहती हैं और कई प्रकार के पढ़ाई के कार्यों को करते रहती हैं, तो उनसे भी हम जानकारी हासिल करेंगे कि बच्चों को किस तरीके से हम शिक्षा के प्रति जागरूक करें और छोटे बच्चों में ऐसी क्या बात लेकर आए कि वो आगे चल के एक अच्छा नागरिक बनने में सफल हो सकें। तो हमारे शाला की प्रधान पाठिका श्रीमती रमा पटेल जी से हम आज मुलाकात करेंगे और उनके विचारों को एकदम संक्षिप्त शब्दों में सुनेंगे। श्रीमती रमा पटेल दीदी। बच्चों, मैं श्रीमती रमा पटेल दीदी आप लोग तक अच्छी शिक्षा को कैसे पहुंचाऊं, है ना, कैसे पहुंचाया जाए, इस पर हमें मनन करना है। अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना आज नहीं तो कल जाएगा ही, है ना। तो हमको कोरोना से डरना नहीं है, उससे लड़ना है, संघर्ष करना है और कोरोना के समय घर बैठे हम शिक्षा को कैसे अच्छा और बेहतर बनाएं, उसके लिए हमें सतत प्रयास करना है। तो आजकल पुस्तकीय रटन प्रणाली से कोई बच्चा अच्छा नागरिक नहीं बन सकता, खाली रटुक प्रणाली से बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल सकती है। तो हमें शिक्षा को खेल के माध्यम से पुस्तकों, खिलौनों और चित्रकारी से बच्चों को जोड़ना होगा। जैसे बच्चे को बोझिल ना रहे, हमको रोज़ कुछ नया खुद को सीखना होगा और बच्चों को में भी नवाचार लाना होगा। रोज़ नया नया सब्जेक्ट लेके, नया नया माध्यम मॉडल लेके हम बच्चों तक पहुँचेंगे तो बच्चों में इंटरेस्ट जागृत होगा, सीखने की उसमें ललक बढ़ेगी और सारे बच्चे के कैसे में समझें, अच्छे बच्चे से लेके कमज़ोर बच्चे तक, अपनी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उस हर तक हमारी पहुँच होना चाहिए और सबके दिमाग का हमको वैल्यूएशन करना होगा कि कौन सा बच्चा किस माध्यम से उस विषय को अच्छे से समझ रहा है। कोई खेल के माध्यम से समझ रहा है, कोई उसके घर का एग्जाम्पल दे के हमको समझाना है, कोई मॉडल प्रस्तुत करके हमको समझाना पड़ेगा। तो विषय को, पाठ्यक्रम को हमको सरल और रोचक बनाना है ताकि बच्चे उसको अच्छे से सीखें और अच्छा नागरिक बने, उनमें कौशलों का विकास हो और हम बच्चों तक उनके कौशल विकास कर पाएंगे, उसे अच्छा नागरिक बना पाएंगे तो हम एक शिक्षक के रूप में अपने आप को सार्थक साबित कर पाएंगे। नहीं तो हम खाली पढ़ा दिए, नोट्स बना दिए, बच्चे नोट्स तैयार कर लिए, यहाँ तक कोई संभव चीज़ नहीं है। ये शिक्षा को हम बच्चों तक फिर नहीं पहुँचा पाएंगे। नैतिक, मौलिक और सदाचारी शिक्षा होना चाहिए ताकि उसको भविष्य में काम आए। केवल डॉक्टर वकील बन के ही जो बन जाया वो उसी को शिक्षा मिला, ये ज़रूरी नहीं है। एक अच्छा नागरिक बनना अच्छी शिक्षा का पहला उद्देश्य है, तो जीवन में ज़रूर सफल होगा अगर हम बच्चों को एक अच्छा नागरिक बना पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छी बात कही और सही बात कही कि बच्चे को अच्छा नागरिक बनाने के लिए हमें खेल खेल में उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि उसी से ही वो बच्चा आगे बढ़ेगा और समझ विकसित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे चलेंगे और एक और शिक्षा के महारथी से बात करेंगे और उस बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए दोस्तों, हमने शाला के प्राचार्य से भी बातें की, शाला की प्रधान पाठिका से भी बातें की और श्रीमती चित्रलेखा दीदी उप प्राचार्य से भी हमने बातें की और शिक्षा की कई जानकारियां हासिल की। हमारे शाला में एक और वरिष्ठ शिक्षिका है जो कि अंग्रेजी विषय को सरल बनाने के लिए और बच्चों के साथ पूरी तरह से लगन के साथ लगे रहती है। तो आज हम अपर्णा दी से भी इस बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें अंग्रेजी विषय और पढ़ाई में बच्चों के साथ जो खेल की जो भावना वो उत्पन्न करती हैं उससे किस तरीके का फ़ायदा बच्चों को होता है। तो अगर हम कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर हम उस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अपर्णा दीदी, आप बताइए कि किस तरीके की पढ़ाई आप चाहती हैं। मेरे अनुभव से, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं इतने साल से जो यहाँ पढ़ा रही हूँ, मेरे हिसाब से बच्चों को सबसे पहले तो उनकी बेस मजबूत होना चाहिए और बच्चों को जितने सरल तरीके से खेल के नीति से, प्ले वे मेथड से उनको पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को उनके जो है मतलब विकास हो, डेवलप हो और
पढ़ाई को बहुत सरल तरीके से उनको समझाने के तरीके होना चाहिए, और कठिन अगर समझाने जाएंगे तो बच्चे जल्दी से समझ नहीं पाएंगे। तो इसी कारण बच्चों को जो है उनका बेस जो है मजबूत होना चाहिए, उनको सरल तरीके से पढ़ाना चाहिए, तभी जो है आगे जाके उनकी फ्यूचर जो है ब्राइट हो सकता है। तो इंसान का कहावत ही है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस अगर सतत अभ्यास करेंगे तो बच्चे ज़रूर आगे जाके अपना फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। प्रैक्टिस जो है, कोशिश है जो कि किसी भी व्यक्ति को सफल बनाने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस तरीके से हम कई जो हमारे शिक्षक हैं जो कि वर्षों से कार्य कर रहे हैं, हम सभी से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की पढ़ाई होनी चाहिए और उस पढ़ाई से उन बच्चों का भविष्य किस तरीके का हो सकता है। तो आइए चलते हैं। तो आ गया हूँ मैं अपने स्कूल के स्टाफ रूम में, और स्टाफ रूम में तो शिक्षकों का जमावड़ा है। तो सभी शिक्षकों से सुनना चाहेंगे, कोशिश करते हैं जितने भी शिक्षकों से अच्छी शिक्षा और आज के परिप्रेक्ष्य की बातें हम कर सकें। तो मेरे सामने मोहिनी दीदी है, लेक्चरर है और कई वर्षों से शिक्षा के लिए और संस्कृत भाषा के लिए कार्य कर रही हैं। तो आज मोहिनी दीदी से हम जानते हैं उनके अनुभव और किस तरीके के अच्छी शिक्षा को वो आगे बढ़ा सकती हैं, इसके बारे में। मोहिनी दीदी। अच्छी शिक्षा के लिए हम निरंतर कार्यरत हैं। अभी जैसे वर्तमान परिस्थिति में देखने को मिल रहा है कि कोविड के चलते ऑनलाइन लोग बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों में अटैचमेंट थोड़ा कम हो गया है पहले की अपेक्षा। बच्चे अब उतना हार्डली कनेक्टेड नहीं हो रहे हैं इस शिक्षा से, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं जितना हो सके अपना बेस्ट दें और बच्चों से पर्सनल फीलिंग के साथ अटैच होकर उनको एजुकेशन दें। साथ ही साथ बच्चों में एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण करने में भी हमारा भरसक प्रयास रहेगा। थैंक यू। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छी बात, क्योंकि बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण अगर अब शिक्षक कर पाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है। तो मोहिनी जी से हमने बात की, अब हमारे सामने संस्कृत की एक और शिक्षिका उपस्थित है। संस्कृत की शिक्षिका से हम बात करेंगे कि संस्कृत विषय क्या है और संस्कृत विषय को किस तरीके से विकसित किया जा सकता है बच्चों के अंदर। तो हमारी संस्कृत की शिक्षिका हैं मीना दीदी। नमस्ते। मैं बोलना चाहूँगी कि संस्कृत के विषय में सभी बच्चों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि कक्षा तीसरी से शुरुआत हो जाती है। और संस्कृत जो कि देवों की वाणी के नाम से जाना जाता है, जिसको जो प्राचीन विषय है उसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है, जो फाउंडेशन में आता है, जिससे बच्चों का नंबर बढ़ता है, इसलिए उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाई होती है उसमें बच्चों का व्यक्तित्व का विकास पूर्ण तरह से तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश इतनी अच्छी रहती है कि हम बच्चों को पूरी जानकारी संस्कृत के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में दे सकें। धन्यवाद मीना हुआ, आपके ये बहुत अच्छा वक्तव्य, बहुत अच्छी बातें हम लोगों को आपने बताई। अब हम चलते हैं, इसी तरीके से हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक उपस्थित हैं, तो उन सभी शिक्षकों से हम इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से कैसे कैसे कार्य किए जाते हैं और पढ़ाई की दुनिया को आगे बढ़ाया जाता है। तो मेरे पास एक और दीदी उपस्थित है जो कि विज्ञान की शिक्षिका है और कई प्रकार के कार्यों में या अपनी लेखन क्षमता के लिए जानी जाती है। तो मैं आ गया हूँ नलिनी दीदी के पास। तो नलिनी दीदी, आप बताइए कि किस तरीके से हम आज के बच्चों को समझ सकते हैं। आज के बच्चों को समझने के लिए, क्योंकि इस समय अभी कोरोना वायरस के लिए बच्चे स्कूल तो आ नहीं रहे हैं, तो आज के बच्चों को समझने के लिए मैं सबसे पहले उनके अभिभावक को भूलूँगी, क्योंकि अभिभावक तो मोबाइल दे दिए हैं, लेकिन वो बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं ये अभिभावक देख नहीं रहे हैं। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोर्स नोट्स भेज रहे हैं, उस कोर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन बच्चा उसका क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है पेरेंट्स को खुद को मालूम नहीं है कि बच्चा मोबाइल में खेल रहा है कि पढ़ाई कर रहा है। पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं मैडम आपने भेजा नहीं नोट्स, लेकिन हमने कहा कि हाँ हमने तो भेजा है, तो बच्चा बोलता है नहीं मैडम तो नहीं भेजे। लेकिन अभिभावक ये नहीं सोचते कि हम एक बार मोबाइल बच्चों का चेक करें, वो सीधा पेरेंट्स क्या करता है टीचर के ऊपर में ब्लेम करता है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अभी कोरोना के कारण हम तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लास जितने दिन चला हमने अपने कोर्स पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब अभिभावक के ऊपर जिम्मेदारी है कि बच्चों को अब वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, अपने घर में वो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं उनका मोबाइल बाकायदा चेक करें, तब समझ में आएगा कि बच्चे कहाँ तक पढ़ रहे हैं। और ये सब ब्लेम दे देते हैं पेरेंट्स टीचर के ऊपर, लेकिन टीचर अपना कोर्स पूरा कर रहा है, पढ़ाने में भी पूरी जागरूकता के साथ
टीचर पढ़ा रहा है, नोट्स भेज रहा है, नोट्स कंप्लीट कर रहा है, कॉपी चेक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब आप लोग देखिए पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, मेरी यही बात है। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें शिक्षकों के साथ में पेरेंट्स को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा है, मोबाइल की शिक्षा है, और मोबाइल की शिक्षा में अगर पेरेंट्स भी जागरूक हो तो ही इसमें सफलता हासिल की जा सकती है, अन्यथा इसमें सफल होना बहुत ही मुश्किल है। तो बिल्कुल सही बात है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास और भी कई शिक्षिकाएं हैं जो कि इस बारे में बात कर सकती हैं, और जो इतने वर्षों का अनुभव भी है, और जिनके बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और कई प्रकार की कार्यों में लगे हुए हैं। तो हमारे साथ उपस्थित है पूनम दीदी, वो भी सहायक शिक्षिका है हमारे स्कूल में, और शिक्षा को लेकर जुड़ी हुई भी है और हर प्रकार के कार्य करती रहती हैं। आइए हम उनसे जानेंगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में या आज बच्चों को जोड़ने के लिए क्या नया वो कर सकती हैं। बहुत ही संक्षिप्त में अगर वो हमें बता सकें तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। तो पूनम दीदी। हेलो, नमस्ते। बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं और प्राइमरी उनका बेस होता है। जैसे जैसे टीचर बच्चों को सहयोग करते हैं, पेरेंट्स को भी उसके साथ सहयोग करना पड़ेगा। साथ में मोबाइल गेम खेलने से पहले उसकी उपयोगिता बतानी पड़ेगी कि ये गेम खेलने और समाचार सुनने का साधन के साथ साथ हमारे ज्ञान का यंत्र भी है, और इसमें कई खजाने जुड़े हैं। इसका सही उपयोग करके हम उसका एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। टीचर उसमें पढ़ाने का उपयोग बताती है और उसके माध्यम से नई चीज़ को खोज के भी दिखाती है, लेकिन बच्चे उसका उपयोग करने के बजाय दुरुपयोग करने में लग जाते हैं। और जब छोटे बच्चे होते हैं, माता पिता उसकी पढ़ाई कराते समय उसको मोबाइल छोड़ के अपने से दूर ना हो जाए। मोबाइल देते हैं तब बच्चों के पास रहे और हमारा बच्चा क्या कर रहा है मोबाइल के साथ, इसका भी ध्यान रखें और उसको पढ़ाई अच्छे से निरंतर करवाते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत ही सकारात्मक बात कही कि पेरेंट्स अगर बच्चे के साथ जुड़ जाए और उसके मोबाइल पर या उसके साथ हो रहे कार्यों को अगर वो जाने तो बहुत ज़्यादा विकास का या बच्चों के प्रति पेरेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है या अच्छी बन जाती है, और उससे बच्चों का विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। हाँ दीदी, तो अब हम आरंभ कर रहे हैं। आरंभ क्या कर रहे हैं, बहुत देर से चल रहा है, सभी टीचरों से हमने बात की। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे स्कूल की शिक्षिका नर्मदा दीदी से मैं बात कर रहा हूँ कि वे बच्चों को किस तरीके से जोड़ती हैं और बच्चों को समझने के लिए क्या करती हैं। नर्मदा दीदी। हेलो, नमस्ते। बच्चों को पढ़ने के लिए अभी कोरोना के समय में टीचर, पेरेंट्स और बच्चे तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। पहले जब कोरोना नहीं था तो टीचर्स ही पढ़ा लेते थे बच्चे लोग को, लेकिन अभी के समय में पेरेंट्स को भी उनके साथ बैठकर उनको देखना ही पड़ेगा और बच्चे को भी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। टीचर तो मेहनत कर ही रहे हैं और पेरेंट्स को भी उसमें समय देना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। हाँ, आपने बिल्कुल सही और अच्छी बात कही कि पेरेंट्स को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को भी समय देना पड़ेगा। अगर हम लोग इसी तरीके से बात करते हैं, अब बात करेंगे तो हमारे सामने उपस्थित है हिंदी की शिक्षिका अनीता दीदी, उनसे ही बात करते हैं और बहुत संक्षिप्त में जानते हैं कि बोर्ड कक्षाओं को पढ़ाने में उन्हें क्या दिक्कत आ रही है और हिंदी विषय को किस तरीके से और आगे बढ़ाया जा सकता है। अनीता दीदी। अभी जो जिस तरह से कोरोना महामारी एक भयावह हो गया है हमारे लिए, तो उसमें मेरा सोचना ये है कि बच्चे ऑनलाइन तो पढ़ रहे हैं ना, ऑफलाइन क्योंकि अभी संभव नहीं है, तो उन लोग ऑनलाइन पढ़ने के साथ साथ में भी अपना बुक निकालें, घर में पढ़ें और बहुत ज़्यादा प्रयास करें, ताकि अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है और अभी के पढ़ाई में नुकसान बच्चों को ही है। तो इससे अच्छा बच्चे खुद मेहनत करें और अपने आगे भविष्य की चिंता करते हुए बच्चे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें और पढ़ें। धन्यवाद दीदी। हाँ, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि बच्चों का चिंतित होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अब इसी क्रम में हम पहुँचे हैं हमारे विद्यालय की शिक्षिका प्रेमलता दी के पास। वो भी बच्चों को पढ़ाती है और नए नए तरीके ईजाद करती है, नए नए तरीक़ों के साथ में कोशिश करती है। वे भी बहुत आगे बढ़ने के लिए बच्चों को जागरूक करती है। तो आइए हम प्रेमलता दी से जानते हैं कि सही शिक्षा के लिए या बच्चों को नयापन के लिए हमें क्या कोशिश करनी चाहिए। प्रेमलता दीदी। बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी तो हम ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन बच्चों का मन उसमें नहीं लग पा रहा है।
उसको रोचक बनाने के लिए कभी छोटे बच्चों को अगर पढ़ाना है तो हम थोड़ा एक्शन करेंगे। किसी चीज़ का पोयम अगर दिखा रहे हैं, मान लीजिए केजी विभाग के बच्चों को पढ़ाना है तो उनको जॉनी जॉनी सिखा रहे हैं तो मुंह से बोलना और हाथ से एक्शन करके सिखाएंगे। जॉनी जॉनी इस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग ए लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। इस तरह से हम सिखाएंगे तो बच्चों का भी मन उसमें लगेगा। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छी बात कही। ऐसे ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसी पढ़ाई अगर हम कराते हैं तो हमारा जो फ्यूचर है या बच्चों का जो बातें हैं वो ज़्यादा बहुत अच्छी, आकर्षित और आगे बढ़ेंगी। आज हमने कई सारे शिक्षकों से बातें की और उनके अनुभवों के बारे में या आज की शिक्षा के बारे में जानकारी हासिल की। इसी तरीके से हम आगे भी करेंगे और एक सकारात्मक पहल के साथ अच्छी शिक्षा के लिए काम करते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमें सुना और इन सभी बातों को जाना। हमारा विद्यालय बाल मंदिर जो कि पिछले कई वर्षों से अच्छी शिक्षा के लिए कार्य कर रहा है, वो निरंतर ऐसे ही कार्य करता रहे। आप सभी भी ज़रूर देखें इस वीडियो को। लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोगों का बनता है, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमारा उत्साह बढ़ता है और हम अच्छी शिक्षा के लिए और अधिक तेज़ी से कार्य कर पाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षा।